सामने से उसकी माँ पूछने लगी कि तुमने जॉब बदल दी है? वूजीन ने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। माँ, मुझे लगता है कि मैं एक एक्टर बनने वाला हूँ। ये सुन फोन पे सन्नाटा छा गया। वूजीन अपनी माँ को आवाज लगाने लगा। तभी उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, क्या तुम पागल खाने में जाना चाहते हो? ऐसे ही वूजीन को असिस्टेंट मैनेजर पार्क का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए 2 दिन बीत गए। इंडस्ट्री में इस बात की अफवाहें फैलना ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इन सब में अभी वूजीन का नाम बाहर नहीं आया था। इंडस्ट्री के लोग उसे हिडन एक्टर नाम से जानने लगे थे। प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा बहुत सारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंपनीज और एंटरटेनमेंट एजेंसीज के बीच काफी सिग्निफिकेंट था। इन सब की शुरुआत सी ब्लू स्टूडियो यानी कि SBS प्रोडक्शन कंपनी से ही एस्केलेट होने लगी थी। इसकी शुरुआत प्रोफाइलर हारियांग के कुछ 100 लोगों के स्टाफ मेंबर से हुई थी। इसके बाद ये अफवाहें बाकी की जगह जैसे कि मीडिया, एंटरटेनमेंट कंपनीज, प्रोडक्शन कंपनीज और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस में भी फैलने लगी थी। अपने हिडन नेम के साथ वूजीन का इंडस्ट्री में नाम बनना शुरू हो गया था, लेकिन वूजीन इस बात से पूरी तरह से बेखबर था। अपने घर पे बैठा वूजीन खुद से पूछ रहा था कि क्या मुझे प्रोफाइलर हारियांग के बाकी के रोल्स को भी एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे उस डिटेक्टिव एजेंसी नाम की शॉर्ट फिल्म के बारे में पता लगाना होगा। इतना सोच वो यंग डे की लिंक भेजी हुई कम्युनिटी पे जाकर पोस्ट्स पढ़ने लगा। उसने सोचा कि यहाँ दी गई हर इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं होती, इसलिए मुझे इस पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वाला आर्टिकल थोड़ा क्रेडिबल लगता है, इस पर काफी सारे व्यूज और कमेंट्स हैं। इसके बाद वुजिन उस पोस्ट में दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सर्च करने लगा। थोड़ी देर बाद वुजिन सोच रहा था कि यंग डे के कहे मुताबिक इस शॉर्ट फिल्म का सीन काफी मुश्किल लग रहा है। आखिर में मुझे सिर्फ कंपनी का एड्रेस और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही मिली। क्या मुझे डिटेक्टिव एजेंसी पे गिव अप कर देना चाहिए? लेकिन मुझे उसका सिनारियो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे तो टीवी ड्रामास को उनकी रेटिंग्स के हिसाब से जज किया जा सकता है, लेकिन डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई। वो अभी के लिए तो B ग्रेड पर है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में काफी क्यूरियस हूँ। मैंने सुना है कि टॉप टियर के एक्टर्स भी ऐसे छोटे प्रोजेक्ट से ही शुरुआत करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसे ही किसी छोटे प्रोजेक्ट जैसे कि शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें स्पॉट ही अवेलेबल ना हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए तो सीधा फिल्म की कंपनी पे जाना ही एकमात्र ऑप्शन है। फिर वो सोचने लगा कि मैंने डिटेक्टिव एजेंसी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली है और इस नए ड्रामा को भी संभाल लिया है। अब मुझे उस सब स्पेस में जाकर स्क्रिप्ट्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देना चाहिए। इतना सोच वुजीन ने उस ब्लैक स्क्वायर को टच करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। वुजीन सोचने लगा कि भला इस वक्त किसका कॉल आया होगा। तभी स्क्रीन पे कॉल करने वाले पर्सन का नाम पढ़कर वो समझ गया कि ये उसकी बहन है। ये देख वो बोलने लगा कि इसने मुझे सालों तक एक भी बार कॉल नहीं किया और अब इसे माँ से पता चला होगा कि मैं एक एक्टर बनने जा रहा हूँ। वुजीन अपनी बहन को खुद पर हंसता हुआ इमेजिन कर बोल रहा था कि ये पक्का मेरा मजाक उड़ाने के लिए ही कॉल कर रही है, मैं नहीं उठाने वाला इसका कॉल। तभी फोन दोबारा जोर जोर से बजने लगा। इससे वुजीन इरिटेट हो गया। वो फोन पकड़ते हुए चिल्लाने लगा कि क्या ये पागल वागल हो गई है? क्या ये मुझसे डांट खाना चाहती है? तभी वो स्क्रीन पे किसी और का नंबर देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि क्या मेरी बहन दूसरे नंबर से कॉल कर रही है? इतना सोच उसने कॉल उठा लिया। सामने से आवाज आई कि मैं योन बात कर रही हूँ। ये सुन वुजीन शॉक्ड रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टॉप एक्ट्रेस योन ने सीधा उसे कॉल किया है। वो इस बात से काफी एक्साइटेड हो चुका था। फिर उसने खुद को थोड़ा संभाला। इसके बाद वो अपना चैट मोड ऑन करके मोबाइल पे हेलो बोलने लगा। सामने से योन ने बताया कि मैंने सुना है तुमने असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल एक्सेप्ट कर लिया है। स्टाफ के बीच में भी इस बारे में काफी रूमर्स फैल रहे हैं और सब लोग क्यूरियस हैं। वुजीन ने पूछा कि अच्छा ऐसा क्या? योन उसे हाँ में जवाब देते हुए बोलने लगी कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वुजीन तुम अपनी पहली ही स्क्रिप्ट रीडिंग पे पॉपुलर हो जाओगे। सारे लोग यही सोचेंगे कि वो कोई फेमस एक्टर होगा, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि इस एक्टर के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं है तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। मैंने सोचा कि मैं ये बात तुम्हें बता देती हूँ। तो फिर चलो अब स्क्रिप्ट रीडिंग पे मिलते हैं। वहीं वुजीन योन की हंसने की आवाज सुन शर्माने लगा। फिर उसने योन को हाँ में जवाब देकर उसकी मेहनत के लिए थैंक यू कहा। ये सुन योन पूछने लगी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो अभी आराम कर रही हूँ। फिर कॉल कटने के बाद वुजीन टॉप एक्ट्रेस योन का नंबर पाकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो इस बात से काफी खुश था कि योन ने उसे उसके नाम से बुलाया और उसके साथ इंडस्ट्री की बातें भी शेयर की। वुजीन ने सोचा कि इंडस्ट्री के लोगों ने मेरे फैमिली वालों से बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट किया। इतना बोल वो याद करने लगा कि कैसे उसके एक्टर बनने की बात सुनकर उसकी माँ उसे पागल खाने में भेजने की बात कर रही थी और उसे यकीन था कि उसकी बहन भी पक्का उसका मजाक उड़ा रही होगी। फिर उसने इन सब बातों को साइड में रख उस ब्लैक स्क्वायर को देखते हुए कहा कि अब मुझे जाकर डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगानी चाहिए। तभी सीन किसी बार पे शिफ्ट होता है। मानवू किसी को शीन दोंग चून बुलाकर आवाज लगाने लगा। उसे देख दोंग चून ने कहा कि तुम हमेशा की तरह फिर से लेट आए हो, क्या तुम ऐसे ही काम चलाओगे बड़े भाई? मानवू ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था और ऊपर से प्रोफाइलर हारियांग की स्क्रिप्ट मीटिंग भी काफी लेट हो गई थी। ये सुन दोंग चून बोलने लगा कि लगता है प्रोफाइलर हारियांग रिसेंटली काफी चर्चा में है। राइटर यूनी भी काफी बिजी होंगी। वैसे कितनी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है? मानवू ने बताया कि रफली 2 से 3 एपिसोड जितना हो चुका है। फिर वो दोंग चून की प्लेट देखते हुए पूछने लगा कि तुम सोजू के साथ सिर्फ किमची ही क्यों खा रहे हो? अगर तुम ऐसे ही मिजरेबल एक्ट करोगे तो तुम्हारी लाइफ भी मिजरेबल हो जाएगी। ये सुन दोंग चून बोलने लगा कि यार तुम तो मेरी हालत ऑलरेडी जानते ही हो। मेरी अभी की सिचुएशन वाकई में मिजरेबल है, तो फिर भला मैं अच्छा होने का नाटक क्यों ही करूं?
उसकी बातें सुन मानवू ने पूछा कि अबे गधे, क्या तुमने अपनी स्पिरिट पूरी तरह से खो दी है? हम दोनों एसबीसी में एक ही ड्रामा डिपार्टमेंट में हुआ करते थे और हमने पीडी के तौर पे भी अच्छी खासी फिल्मोग्राफी कर रखी है। क्या तुमने एसबीसी इसीलिए छोड़ा था कि तुम ऐसे बहाने बना सको? तुमने वो टफ डिसीजन इसलिए लिया था ताकि तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सको और मूवीज बना सको। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ब्रेक कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन तुम जल्द ही सक्सेसफुल हो जाओगे। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी मूवी के लिए इन्वेस्टर भी मिल गया है। वैसे तुमने जो स्क्रीन प्ले लिखा है उसके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? दोंगचून ने बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी। उसका नाम डिटेक्टिव एजेंसी है और वो एक शॉर्ट फिल्म है। मानवू ने आगे कहा कि मैंने सुना था कि इस डिटेक्टिव एजेंसी वाले प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन का कॉस्ट कुछ 3 करोड़ जितना आने वाला है। सामने से दोंगचून ने बताया कि ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन ये शायद 4 करोड़ वोन तक भी पहुंच सकता है। लेकिन बात यह है कि वो इन्वेस्टर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है और वो चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के बदले फिल्म का रोल उनके एक्टर को दे दें। वो चाहते हैं कि हम फिल्म में कुछ नौसिखियों को इंक्लूड करें और फिर मेल लीड का रोल उनके एक्टर पार्क जुंग ह्यूक को दे। पार्क जुंग ह्यूक का नाम सुनकर मानवू चौंक गया। वो हैरान होकर दोंगचून से पूछने लगा कि क्या तुम उसी जुंग ह्यूक की बात कर रहे हो जिसने अपना करियर हेवी ड्रिंकिंग और फाइट्स में इन्वॉल्व होकर बर्बाद कर दिया था? क्या इसका मतलब ये है कि जीजीओ एंटरटेनमेंट ही इन्वेस्टर है? ये तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपने एक्टर का फैलाया हुआ रायता साफ करने के लिए तुम्हारा यूज कर रहे हैं। वो उसे फिर से बॉटम से स्टार्ट करवाना चाहते हैं। ये सुन दोंगचून बोलने लगा कि अगर वो बंदा मेन लीड के तौर पे कास्ट हो गया तो फिर भले ही डिटेक्टिव एजेंसी को लोगों से कितने ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा उसका क्लीन अप प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगी। मैंने इतने सालों तक अपनी घिसकर इसलिए मेहनत नहीं करी कि उससे मैं किसी कमीने का फैलाया हुआ रायता साफ करूं। ये सुन मानवू ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें एक एक्टर से मिलवाऊं? सामने से दोंगचून बोलने लगा कि लेकिन तुम्हारे सारे एक्टर्स तो टॉप लेवल के हैं ना? मानवू ने कहा कि वो टॉप लेवल के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिपेंडेंट या शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट्स को नहीं देखते। यहाँ तक कि योन भी इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट्स को एक्सेप्ट करती है। लेकिन मैं जिस एक्टर को तुमसे इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा हूँ वो कोई टॉप लेवल का एक्टर नहीं है, वो कोई और ही है। दोंगचून ने पूछा कि भला ऐसा कौन है? मानवू ने बताया कि ये ऐसा बंदा है जिसे अपने ड्रामा में कास्ट करने के लिए हमने काफी पापड़ बेले हैं। उसका नाम है कांग वुजीन। वो इस इंडस्ट्री में नया है, इसलिए तुम उसे नहीं जानते होंगे। ये सुन दोंगचून बोलने लगा कि लगता है इस नौसिखिए का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन चूंकि वो तुम्हारे ड्रामा से जुड़ा हुआ है इसलिए उसका ज्यादातर फोकस उस पर ही होगा। क्या ऐसे में वो एक शॉर्ट फिल्म ले भी पाएगा? मानवू ने कहा कि ये लड़का आगे जाकर पक्का एक बड़ा हिट बनेगा। अगर हम इसे अभी से सिक्योर कर लें तो फ्यूचर में हम नए इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। सामने से दोंगचून बोलने लगा कि कोई बात नहीं, वैसे भी पिछले 3 सालों में इतना कुछ हुआ है कि अब मेरे लिए उम्मीद की आखिरी किरण को देखना भी मुश्किल हो रहा है। डिटेक्टिव एजेंसी को बार बार रिजेक्ट होता देख अब मैं थोड़ा थक चुका हूँ। इसके अगले दिन सुबह प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा के फुल स्केल प्रमोशन से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मच गई। इस पर लिखे गए आर्टिकल्स ने पब्लिक में भी काफी क्यूरियोसिटी का माहौल बना दिया था। इसका फायदा उठाकर उन्होंने ड्रामा का नाम प्रोफाइलर हारियांग भी उसी दिन रिवील कर दिया। ये न्यूज तेजी से फैलने लगी और इसने काफी पब्लिक इंटरेस्ट भी गेन किया। वहीं दोंगचून अपने फोन पे ये न्यूज पढ़कर सोच रहा था कि ये वाकई में इंप्रेसिव है। मैं इसके लिए खुश हूँ क्योंकि ये मेरे एक अच्छे दोस्त का प्रोजेक्ट है, लेकिन साथ ही मैं इस बात से थोड़ा एनवियस भी हूँ। मैं यहाँ जीजीओ एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर पार्क से मिलने आया था। उन्होंने तो मुझे 3 बजे आने को बोला था, लेकिन वो अब तक आए क्यों नहीं? इतना सोच दोंगचून जाने के लिए खड़ा होकर बोलने लगा कि इन लोगों को लगता है कि यही बॉस है, मुझे इस पर गिव अप कर देना चाहिए। तभी वहां पर कोई आ गया। दोंगचून दरवाजे पर खड़े बंदे को देख सोचने लगा कि ये टॉल है और इसके लुक्स भी डिसेंट है। शायद ये जीजीओ एंटरटेनमेंट का कोई नौसिखिया होगा। इतना सोच दोंगचून उससे बोलने लगा कि तुम काफी लेट हो, तुमने तो कहा था कि तुम 3 बजे आने वाले हो। वुजीन ये सुन कंफ्यूज हो गया। दोंगचून ने आगे पूछा कि क्या डायरेक्टर पार्क कहीं चाय वाय पीने गए हैं? वैसे तुम यहाँ बैठ सकते हो, डायरेक्टर पार्क यहाँ पहुंचने के बाद बाकी की डिटेल्स बता देंगे। तो क्या तब तक हम थोड़ी एक्टिंग देख लें? इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगा कि जीजीओ एंटरटेनमेंट एक बड़ी कंपनी है, वो काफी सारे नौसिखिए रखने के लिए जानी जाती है। इस लड़के के बिहेवियर से लगता है कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक्टिंग करना एक अलग बात है। फिर उसने आगे पूछा कि तुमने तैयारी तो करी ही होंगी, राइट? तुम ऐसे ही अपना मुंह दिखाने तो नहीं आ गए ना? सामने से उस बंदे ने कहा कि हाँ, मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ है। दोंगचून ने उससे कहा कि तो ठीक है, मुझे कुछ परफॉर्म करके दिखाओ। ये सुन वुजीन उस स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करने लगा। फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डिटेक्टिव एजेंसी एक 45 मिनट का प्रोजेक्ट है जो कि शॉर्ट फिल्म में काफी लंबा माना जाता है। ये कहानी किम रियूजिन की है जो खुद के दम पर एक एजेंसी चलाता है। एक दिन कोई 40 साल का क्लाइंट उसके पास आता है जिसे शक था कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। उसने किम रियूजिन से यह बात कंफर्म करने की रिक्वेस्ट की। किम रियूजिन ने भी ये केस एक्सेप्ट कर लिया और उस क्लाइंट की वाइफ को ऑब्जर्व करने लगा। एज एक्सपेक्टेड, जब वो हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था तब उसकी वाइफ वाकई में किसी और आदमी से मिली। किम रियूजिन भी उनका पीछा करते हुए दूर जंगलों में किसी बंगले तक जा पहुंचा। लंच से लेकर दोपहर तक उन दोनों ने ऐसे टाइम स्पेंड किया कि जैसे वो एक कपल हो। लेकिन अचानक से सूप पीते हुए वो बंदा गिर पड़ा। ये देख उस वाइफ ने किसी और बंदे को बुलाया। वो हट्टा कट्टा बंदा उस बेहोश हो चुके बंदे को अपनी कार तक ले गया और फिर किसी अनजान जगह पे गायब हो गया। वहीं किम रियूजिन जिसने कि अभी अभी ये केस लिया था वो किसी का मर्डर देखकर चौंक गया। वो बंगले की एक खुली हुई खिड़की देखकर संभलते हुए अंदर घुस गया। थोड़ी ही देर में वो बेसमेंट में जा पहुंचा। वहां पर उसे एक और बंदा जमीन पे लेटा हुआ दिखाई दिया।
किम रिजिन को जब पता चला कि ये बंदा अभी जिंदा है तो वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो जल्दी से बेसमेंट के एक कोने में छिप गया जहां टूट चुका फर्नीचर रखा हुआ था। और अब किम रियूजिन एक फ्यूजिटिव है जो कि बंगले में घुस आया है। डिटेक्टिव एजेंसी एक बंगले में टेंशन, थ्रिलर और प्लॉट ट्विस्ट से भरी हुई शॉर्ट फिल्म है। इसके प्रोटैगनिस्ट किम रियूजिन का रोल प्ले करने वाले बंदे को टॉप नॉच की एक्टिंग डिलीवर करनी होगी ताकि ये बंगला एक खतरनाक सपने जैसा फील हो सके। और ऊपर से डिटेक्टिव एजेंसी साउंड इफेक्ट्स पे भी हेवीली फोकस्ड है। इससे ऑडिटोरी प्रेजेंटेशन का काम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक्टिंग करने के लिए प्रोटैगनिस्ट की इंटरनल एक्टिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस पे एम्फसाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना बोल वुजीन ने दोंग चून को बताया कि अभी के लिए बस इतना ही है। वहीं दोंग चून को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या देख लिया। ये परफॉर्मेंस तो बहुत ही चैलेंजिंग होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था मानो किम रियूजिन सही में मेरे सामने आ गया हो। ये हकीकत से भी ज्यादा रियल था। मैंने एक्टिंग की ऐसी स्टाइल पहले कभी भी नहीं देखी। क्या जीजीओ एंटरटेनमेंट ने वाकई में ऐसे बंदे को डेवलप किया है? इतना सोच दोंग चून वुजीन से पूछने लगा कि तुम जीजीओ एंटरटेनमेंट में कब से काम कर रहे हो? तभी वहां पर कोई आ गया। ये बंदा डायरेक्टर पार्क होता है। डायरेक्टर पार्क दोंग चून को ग्रीट कर हंसते हुए पूछने लगा कि क्या तुम अभी मीटिंग कर रहे हो? वैसे ये तुम्हारे सामने कौन है? क्या ये कोई एक्टर है? दोंग चुन भी डायरेक्टर पार्क की बात सुन कंफ्यूज हो गया। वो उससे पूछने लगा कि क्या आप इस बंदे को नहीं जानते? तभी वुजीन ने उसे बताया कि लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, मैं भी इनको नहीं जानता। ये सुन दोंग चुन और भी कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा कि तो फिर तुम हो कौन? सामने से वुजीन ने बताया कि मेरा नाम कांग वुजीन है। फिर वो मन ही मन बोलने लगा कि तो अब मैं समझा कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे थे कि ये मुझे जानते हो। इन्होंने गलती से मुझे जीजीओ एंटरटेनमेंट का मेंबर समझ लिया होगा और शायद वो पीछे खड़ा हुआ मोटा आदमी ही वो बंदा है जिससे मिलने ये यहाँ आए थे। तभी मैनेजर पार्क दोंगचुन से पूछने लगा कि क्या हमें मीटिंग यहीं कर लेनी चाहिए। दोंगचुन ने उसे कहा कि डायरेक्टर पार्क जरा एक बार वक्त देखो, हमने 3 बजे मिलने का डिसाइड किया था। वहीं वुजीन अब समझ चुका था कि ये मोटा बंदा डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर होने वाला है। उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुका तो चीजें बिगड़ सकती है। वैसे भी मेरा काम हो चुका है, इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए। इतना सोच उसने खड़े होकर दोंगचुन से कहा कि अब मैं निकल रहा हूँ। इतना बोल वुजीन वहां से निकलने लगा। वो सोच रहा था कि मैं ग्रेड बी की फिल्म में इंटरेस्टेड था, लेकिन लगता है ये काफी मुश्किल होगा। तभी उसकी नजर अपने पास से गुजर रहे एक लड़के और लड़की पर पड़ी। वो उन्हें देख सोचने लगा कि एज एक्सपेक्टेड मेन लीड और सपोर्टिंग रोल्स पहले ही डिसाइड हो चुके हैं। मैं सपोर्टिंग रोल से नीचे का कोई भी रोल लेना नहीं चाहता। शायद अब मुझे डिटेक्टिव एजेंसी पे गिव अप कर देना चाहिए। तभी पीछे से दोंगचुन वुजीन का नाम लेते हुए रुकने के लिए आवाज लगाने लगा। तभी उसे ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि मानवू ने भी किसी कांग वुजीन का नाम लिया था। वो सोचने लगा कि क्या ये बंदा वही कांग वुजीन है। इसके बाद सीन मानवू के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। वो कुछ लोगों के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। उनमें यूनमी और योन भी शामिल थे। तभी मानवू का फोन बजने लगा। वो फोन उठाकर बोलने लगा कि मैं अभी मीटिंग में थोड़ा बिजी हूँ। तभी सामने से दोंगचुन पूछने लगा कि क्या तुमने पिछले दिन जिस बंदे का नाम लिया था वो कांग वुजीन था? क्या वो 180 सेंटीमीटर जितना लंबा है? क्या वो सीरियस ऑरा और गहरी आवाज वाला बंदा है? ये सुन मानवू ने पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता? सामने से दोंगचुन ने पूछा कि क्या तुमने उससे मेरी मूवी के बारे में कुछ बात की थी, क्योंकि मुझे मिलने के लिए भी अभी कोई कांग वुजीन नाम का एक्टर आया था। मानवू ये सुन चौंक कर पूछने लगा कि वुजीन को इस बारे में कैसे पता। यूनमी और योन भी वुजीन का नाम सुनकर सरप्राइज्ड हो गए। वहीं मानवू सोचने लगा कि क्या वुजीन ये जानकर दोंगचुन से मिलने गया होगा कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। दोंगचुन से तो मैं पिछले दिन ही मिला था और वुजीन को भी मैं रिसेंटली ही मिला हूँ। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये सब सोचते हुए उसने दोंगचुन से पूछा कि वो वैसे वुजीन ने वहां आकर क्या किया। दोंगचुन ने बताया कि उसने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई। उसकी एक्टिंग स्किल्स ऐसी थी मानो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कैरेक्टर वाकई में वो खुद ही हो। उसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थी। ये सुन मानवू बोलने लगा कि वुजीन की एक्टिंग ऐसी ही होती है। दोंगचुन, ये तो मैं भी नहीं जानता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, इसलिए मैं वुजीन से बात करके पता लगाऊंगा। वैसे अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि कांग वुजीन का तुम्हारे पास आना खुद एक उड़ते हुए फीनिक्स के आने के बराबर है। अगर तुमने ये मौका खो दिया तो तुम बहुत पछताओगे। दोंगचुन भी उसकी बात सुन हैरान हो गया। वो मानवू से बोलने लगा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि इस वुजीन की एक्टिंग स्टाइल काफी अलग है, लेकिन क्या वो तुम्हारे जैसे इतने बड़े पीडी से ऐसी तारीफें डिजर्व करता है? मानवू ने कहा कि तुम भी तो उसकी एक्टिंग में खो गए थे, राइट? और वैसे भी मैंने उसे सिर्फ उसकी एक्टिंग देखकर जज नहीं किया। मैं अपनी बात शब्दों में नहीं रख पा रहा। उस लड़के की प्रेजेंस में ही कुछ अलग बात है। उसके पास बड़े स्टार्स वाली क्वालिटीज तो है, लेकिन फिर भी वो कुछ तो अलग है। वो थोड़ा मिस्टीरियस सा है। वो पक्का एक टॉप लेवल का एक्टर बनेगा। फिर मानवू हंसते हुए बोलने लगा कि हमने इतनी मुश्किल से उसे अपने प्रोजेक्ट में कास्ट किया और अब तुम मुझे बता रहे हो कि वो खुद चलकर तुम्हें अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए आया। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी लिखी हुई फिल्म के लिए पैशनेट है? ये सुन दोंगचुन हैरान होकर पूछने लगा कि क्या सही में? मानवू ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि उसे तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ से मिली, लेकिन वुजीन कोई ऐसा बंदा नहीं है जो काम ढूंढने के लिए इतना दूर तक ट्रैवल करेगा। इसका एक ही मतलब है कि उसे तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी वाकई में काफी पसंद आई है। अगर उसे तुम्हारे काम की कदर ना होती तो क्या वो इतना सा करता? वैसे तुमने उसका नंबर भी नहीं लिया होगा, राइट? चलो, मैं तुम्हें नंबर भेजता हूँ, उसे कांटेक्ट करके अच्छे से एक मीटिंग कर लो। दोंगचुन भी मानवू की बात समझ गया। इसके बाद मानवू ने बाद में बात करने को बोल कॉल काट दिया। वो मन ही मन बोलने लगा कि मैं इस बात से जेलस फील कर रहा हूँ कि वुजीन खुद दोंगचुन को मिलने गया।
इस उम्र में जेलस होना बहुत ही रिडिकुलस है। फिर उसने बाकी लोगों से माफी मांगते हुए बताया कि मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया था, चलो मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। उसके सामने बैठी यौन मन ही मन सोच रही थी कि ये अभी अभी वूजीन के बारे में बात कर रहे थे। मैं इनसे इस बारे में बाद में पूछूंगी। फिर वो यूनमी को देख बोलने लगी कि तुम कुछ कहने वाली थी ना। यूनमी ने उसकी ओर इशारा करते हुए बताया कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना कहना चाहती थी कि तुमने जो कपड़ों के सैंपल्स भिजवाए थे वो काफी ज्यादा फ्लैशी है। अपने स्टाइलिस्ट से बोलकर थोड़े कैजुअल कपड़े बनवाओ। योन ने भी ये सुन कहा कि लगता है हमारे डिजाइनर्स फ्लो में कुछ ज्यादा ही कर दिए, मैं उन्हें समझा दूंगी। फिर यूनमी वहां बैठे एक और जुंगमीन नाम के एक्टर से बोलने लगी कि तुम भी स्क्रिप्ट रीडिंग से पहले अपने डाइट पे थोड़ा फोकस कर लो। ये सुन जुंगमीन ने हंसते हुए कहा कि लगता है फिशिंग करते वक्त मैंने कुछ ज्यादा ही सशीमी खा ली थी। अब राइटर ने कमांड दिया है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। दरअसल ये बंदा भी एक टॉप एक्टर होता है। फिर जुंगमीन मानवू से पूछने लगा कि वैसे ये असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है। बाहर इसकी काफी अफवाहें फैली हुई है, लेकिन किसी को भी इस बारे में पक्के तौर पे नहीं पता। क्या ये वही एक्टर है जिससे इंटरव्यू के वक्त राइटर यूनमी काफी इंप्रेस्ड हो गई थी? अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से देखा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर पार्क से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन मेरा ही होने वाला है। तो क्या आप मुझे थोड़ी हिंट नहीं दे सकते ताकि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं? क्या इसे सीक्रेट रखने के पीछे कोई रीजन है? मानवू ने उसे बताया कि ये एक सरप्राइज है, इस बारे में सबको स्क्रिप्ट रीडिंग के दिन पता चल जाएगा, इसलिए थोड़ा सब्र रखो। जुंगमीन ये जानने के लिए काफी क्यूरियस था। मानवू ने आगे सबको अपनी बात ध्यान से सुनने को बोलते हुए कहा कि मैं सोच रहा था कि अगर स्क्रिप्ट रीडिंग को एक ग्रुप रिट्रीट में बदल दिया जाए तो हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। क्यों ना हम किसी अच्छी जगह पे चले? तुम लोगों के इस बारे में क्या विचार है? ये बहुत ही मजेदार होगा, राइट? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वुजीन का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। वुजीन अपने सामने रखी स्क्रिप्ट्स को देख रहा था। वो सोच रहा था कि डिटेक्टिव एजेंसी के मेन और स्पोर्टिंग रोल्स पहले ही कंफर्म हो चुके हैं। वो दोनों ही काफी गुड लुकिंग थे। क्या इस इंडस्ट्री में इतने सारे अनजान गुड लुकिंग एक्टर्स हैं? भले ही इस सब स्पेस की एबिलिटीज कितनी भी एक्सेप्शनल हो, लेकिन आखिर में तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रोफाइलर हारियांग को ज्वाइन करना भी मेरा लक ही था। ये एक शर्मनाक बात है कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी में हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन मुझे इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि ये कॉल किसी अननोन नंबर से आया था। वो सोचने लगा कि रिसेंटली मुझे अननोन नंबर से काफी ज्यादा कॉल्स आने लगे हैं। इतना सोच उसने फोन उठाकर सीरियस टोन में हेलो कहा। सामने से आवाज आई कि मैं दोंगचुन बात कर रहा हूँ, हम वहां मीटिंग में मिले थे, याद है? तुमने मुझे अपनी एक्टिंग भी दिखाई थी। वुजीन को भी याद आ गया कि ये वही स्क्वायर जॉ लाइन वाला बंदा है, लेकिन इसने इस वक्त कॉल क्यों किया होगा? इतना सोच उसने पूछा कि तुम डिटेक्टिव एजेंसी के डायरेक्टर हो, राइट? वैसे तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? सामने से दोंगचुन उससे माफी मांगकर बोलने लगा कि मुझे तुम्हारा नंबर पीडी मानवू से मिला है। ये सुनकर वुजीन कंफ्यूज हो गया कि अब इसमें मानवू कहाँ से आया। तभी दोंगचुन ने पूछा कि क्या हम फिर से मिल सकते हैं? मैं तुमसे डिटेक्टिव एजेंसी के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहता हूँ। हम अगले दिन सुबह तुम्हारे घर के पास वाले कैफे में मिल सकते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन उसी कैफे का सीन दिखाया जाता है। वुजीन ने इशारा कर दोंगचुन को अपनी टेबल पे बुलाया। दोंगचुन वुजीन को देख मानवू की बात याद करते हुए सोचने लगा कि इसकी प्रेजेंस बाकी के नॉर्मल एक्टर से काफी अलग है। इतना सोच उसने वुजीन से हेलो कहा। फिर वो उससे बोलने लगा कि मैं पिछली रात ऐसे अचानक से तुम्हें कॉल करने के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा ऐसा करना काफी रूड था। वुजीन ने कहा कि कोई बात नहीं। वैसे आप किस बारे में बात करना चाहते थे? ये सुन दोंगचुन बोलने लगा कि तुमने डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट तो पढ़ी ही होंगी, राइट? तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? इतना पूछते हुए दोंगचुन अंदर ही अंदर काफी नर्वस हो गया। वहीं उसके सामने बैठा वुजीन इस बारे में गहराई से सोचने लगा। फिर उसने जवाब देते हुए बताया कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी से काफी अटैच्ड फील करता हूँ। वो एक मास्टरपीस है। दोंगचुन की आंखों में ये सुन आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि सब लोगों ने हमेशा इस स्क्रिप्ट को इग्नोर कर दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई एक्टर मेरे काम से अटैच्ड है। मानवू इस लड़के के बारे में सच बोल रहा था। ऐसा लग रहा है कि लोगों के इग्नोर और बेइज्जती करने से जो भी घाव लगे थे वो अब हील हो रहे हैं। इतना सोच उसने मुस्कुराते हुए व्यूजीन से थैंक यू कहा और बताया कि मैं इसे काफी अप्रिशिएट करता हूँ। वहीं व्यूजीन अभी भी वैसे ही सीरियस होकर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर दोंगचुन अचानक से ऐसे रो क्यों रहा है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगा कि क्या ऐसा मेरी अटैच्ड होने की बात बोलने की वजह से हो रहा है? शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। भले ही मैं सीरियस एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी तमीज दिखानी चाहिए थी। दोंगचुन ने व्यूजीन से आगे पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डिटेक्टिव एजेंसी की पर्टिकुलरली कौन सी चीज से तुम अटैच हुए हो? आई मीन तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? व्यूजीन ने सोचा कि मुझे इसकी थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए। इतना सोच उसने अपनी आवाज धीमी कर बताया कि सबसे पहली चीज जो मुझे पसंद आई वो है उसके प्रोटैगनिस्ट किम रयूजिन के साइकोलॉजिकल चेंजेस का डिटेल्ड डिपिक्शन। इसके बाद वुजीन डिटेक्टिव एजेंसी की काफी सारी और चीजों की भी तारीफ करने लगा। उसकी बातें सुन दोंगचुन पूरी तरह से अस्टॉनिश्ड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वुजीन को इतनी सारी डिटेल्स पता है। ऐसा लग रहा था मानो वुजीन डिटेक्टिव एजेंसी की दुनिया में ही चला गया हो। इसका मतलब कि इसने पक्का स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ा होगा। दोंगचुन खुद से बोलने लगा कि मैं एक ऐसे एक्टर जो कि डिटेक्टिव एजेंसी से इतना अटैच्ड हो उसे खो नहीं सकता, और वो भी किसी और का फैलाया हुआ रायता साफ करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इतना सोच वो बोलने लगा कि हमें सब कुछ बदलना होगा। वुजीन को उसकी बात समझ नहीं आई। दोंगचुन ने आगे कहा कि वुजीन तुम प्लीज डिटेक्टिव एजेंसी के प्रोटैगनिस्ट किम रयूजिन का रोल एक्सेप्ट कर लो। वुजीन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी बातें सुन रहा था। उसे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था।
तभी दोंग चुन फिर से उसे किम रयूजिन का रोल एक्सेप्ट कर लेने के लिए बोलने लगा। अब वूजिन समझ चुका था कि उसने पहले सही ही सुना था। दोंग चुन ने आगे बताया कि सच कहूं तो डिटेक्टिव एजेंसी फिल्म पब्लिक के लिए नहीं है, इसे फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाया जा रहा है। तुमने माइज एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? माइज एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक कोरियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जिसका गोल है अपकमिंग यंग फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करना। 2002 में उसके लॉन्च से लेकर इसे हर साल जून के महीने में सियोल में कंडक्ट किया जाता है। कमर्शियल फिल्म्स की दुनिया में इसे बेस्ट माना जाता है। कोरिया के बहुत ही जाने माने डायरेक्टर्स इसके जजेस होते हैं और कभी कभार टॉप एक्टर्स भी ऑनरेरी जजेस बनकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होती है और जो एक्टर्स इस अवार्ड को जीते वो कई बार तुरंत ही बड़े स्टार बन जाते हैं। हर साल 600 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी की शॉर्ट फिल्म्स सबमिट की जाती है और उसमें टॉप 40 में आना भी लॉटरी जीतने जितना लकी होता है। कुछ शब्दों में कहा जाए तो इसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जाने माने डायरेक्टर्स के जजेस होने की वजह से उनका इवैल्यूएशन काफी स्ट्रिक्ट होता है। इवैल्यूएट करते वक्त वो लोग स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और एक्टिंग को कंसिडर करते हैं, जिसमें डायरेक्शन और एक्टिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस रिवॉर्ड के इतना स्ट्रिक्ट होने की वजह से अगर कोई भी फिल्म अच्छे स्टैंडर्ड्स को मीट न कर पाए तो उस साल रिवॉर्ड ही नहीं दिया जाता। इस फिल्म फेस्टिवल को शुरू हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10 बार ही टॉप प्राइज दिया गया है। इसलिए इसमें टॉप प्राइज पाने का मतलब होता है इंडस्ट्री में अपनी शोहरत पक्की करना। लेकिन व्यूजीन ने तो पहले कभी इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के बारे में सुना ही नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे इसे जानने का नाटक करना चाहिए। इतना सोच उसने दोंग चुन से कहा कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये सुन दोंग चुन ने बताया कि ये फिल्म फेस्टिवल 2 महीनों बाद अप्रैल में होने वाला है। हमारा मेन गोल वही है, लेकिन अभी तक डिटेक्टिव एजेंसी का प्रोडक्शन उतना भी अच्छा नहीं चल रहा। इसके बाद दोंग चुन वूजिन को डिटेक्टिव एजेंसी की कुछ और जानकारी बताने लगा। फिर उसने वूजिन को बताया कि अब तक मैं जिस कंपनी से इन्वेस्टमेंट और एक्टर्स के बारे में बात कर रहा था उन सबको मैं कैंसिल कर दूंगा। हम फिर से स्क्रैच से शुरुआत करेंगे जिसके सेंटर में वूजिन तुम होंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस रोल को एक्सेप्ट कर लो। वूजिन ने सोचा कि ये इतना सब कुछ सिर्फ मेरे लिए करेगा। इतना सोच उसने दोंग चुन से कहा कि आपको चीजों को इतना एक्सट्रीम ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोंग चुन ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बताया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक ऐसा काम है जिसका होना जरूरी है। भले ही इसमें कितनी भी मुश्किलें आए मैं उन सबको एंड्योर करूंगा। इसलिए वूजिन तुम सिर्फ एक्टिंग पे ही फोकस करो। फिर दोंग चुन वापस से आंखों में जुनून लिए हुए वूजिन से किम रुजिन का रोल एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। वहीं वूजिन उसके बिहेवियर में आ रहे इतने सारे चेंजेस से परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि ये कुछ देर पहले तो रो रहा था और अब जुनून से भर चुका है। इसे रोकना अब नामुमकिन है। फिर उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि वैसे भी डिटेक्टिव एजेंसी मेरा प्राइमरी गोल थी। चलो, अब कम से कम वो गोल तो मैंने अचीव कर ही लिया। अब सिर्फ मुझे एक्टिंग पे फोकस करना होगा। इतना सोच उसने दोंग चुन को बताया कि ठीक है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे से काम कर पाए। दोंग चुन ने भी उससे अग्री करते हुए हाथ मिला लिया। फिर उसने वापस से जुनून से भरते हुए कहा कि प्रोडक्शन कंपनी कंफर्म हो जाने के बाद हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं प्रोडक्शन कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों ही ले आऊंगा। अगर वो नहीं मिला तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से पैसे इकट्ठा करूंगा। वोजीन उसका जुनून देख हैरान रह गया। फिर उसने सोचा कि इसके साथ ही मेरा एक्टर बनने का पाथ शुरू हो चुका है। आई थिंक अब मुझे मूवीज देखकर उन्हें स्टडी करना होगा। तभी वो कुछ याद कर सोचने लगा कि लेकिन इस फिल्म का मेन लीड तो पहले ही डिसाइड हो चुका था ना, क्या अभी अभी मैंने उसे रिप्लेस कर दिया? वो वाकई में काफी अपसेट होगा। वहीं दूसरी ओर जीजीओ एंटरटेनमेंट में कोई बंदा गुस्से से टेबल पर हाथ पछाड़ रहा था। वो अपने दांत भिजते हुए बोलने लगा कि उस दोंग चुन की मेरे और जीजीओ एंटरटेनमेंट के खिलाफ जाने की हिम्मत भी कैसे हुई। दरअसल ये बंदा जीजीओ एंटरटेनमेंट का सीईओ होता है और इसका नाम सियो गुसियोब है। सियोब ने आगे पूछा कि पिछले दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर अचानक से क्या हो गया? सामने से डायरेक्टर पार्क ने बताया कि मुझे अचानक से विजन फिल्म से कॉल आया कि डायरेक्टर दोंग चुन ने इन्वेस्टमेंट से लेकर एक्टर्स तक सब कुछ कैंसिल कर दिया है। ये सुन सियोब चिढ़ते हुए बोलने लगा कि मैंने उसे थोड़ा अटेंशन क्या दे दिया, ये तो अपनी बेकार सी स्क्रिप्ट के साथ हवा में ही उड़ने लगा। झुंग ह्यूक, तुम कोई और स्क्रिप्ट पकड़ लो, वैसे भी हमारे पास रिप्लेसमेंट्स की कोई कमी नहीं है। झुंग ह्यूक ने कहा कि ठीक है, मैं चूज कर लूंगा, लेकिन आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? दोंग चुन ऐसे अचानक से अपना एटीट्यूड क्यों बदल देगा? उसके अचानक से ऐसे सब कुछ कैंसिल कर लेने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सियोब भी उसकी बात पे विचार करने लगा। तभी उसके दिमाग में आया कि क्या दोंग चुन ने मेन लीड के तौर पे किसी और एक्टर को चूज कर लिया होगा, शायद कोई ए लिस्ट का सेलिब्रिटी या उससे भी ऊपर। लेकिन इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। डिटेक्टिव एजेंसी एक बेकार सी स्क्रिप्ट है जिसे अब 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ हम लोग ही थे जो उस शॉर्ट फिल्म कंपनी को अच्छी कंडीशंस ऑफर कर रहे थे। इतना सोच सियोब ने डायरेक्टर पार्क से पूछा कि क्या दोंग चुन से मीटिंग के वक्त तुमने किसी और एक्टर के बारे में सुना या देखा था? डायरेक्टर पार्क ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि वहां और कोई भी जाने माने एक्टर्स नहीं थे। सियोब ने कहा कि तो इसका मतलब वो सिर्फ छोटे रोल्स के लिए ही इंटरव्यू ले रहा होगा। वैसे क्या तुमने वहां कोई और बात नोटिस की थी? डायरेक्टर पार्क ने बताया कि लेकिन अगर ऐसा होता तो उनकी कंपनी विजन फिल्म्स को भी पता तो होता ही ना। वो अपनी कंपनी को बिना बताए ऐसे कैसे एक्टर्स डिसाइड कर सकता है? और भला कोई टॉप लेवल का एक्टर डिटेक्टिव एजेंसी में एक्ट क्यों ही करेगा? ए लिस्ट का एक्टर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा बी लिस्ट का एक्टर हो सकता है। ये सुन सीओ बोलने लगा कि तो इसका मतलब उन्होंने जून ह्यूक जिसने की ट्रबल खड़ा किया हुआ है उसकी जगह बी लिस्ट के एक्टर को चूज करना ज्यादा बेहतर समझा। ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है।
उन्हें GGO एंटरटेनमेंट को इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। उस दोंगचुन पे अपनी नजरें बनाए रखो। अगर उसके पास वाकई में कोई ए लिस्ट का एक्टर हुआ तो किसी तरह इसकी अफवाहें फैल ही जाएगी, और अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब होगा कि उसने किसी छोटे एक्टर को मेन लीड का रोल दे दिया है। उसे भी इन्वेस्टर्स तो ढूंढने ही होंगे, इसलिए जाओ और सारी इंडिपेंडेंट और शॉर्ट फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज में एक बात फैला दो। ये सुन डायरेक्टर पार्ट ने पूछा कि कैसी बात। सीओब ने बताया कि उन्हें कहना कि डिटेक्टिव एजेंसी पे एक भी पैसा ना लगाए, फिर चाहे उसके पास बी लिस्ट एक्टर हो या कुछ भी, अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा। और जून ह्युक, तुम माइजियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सबमिट होने वाली शॉर्ट फिल्म में से कोई और स्क्रिप्ट चूज कर लो। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा, इसलिए अपना पूरा जोर लगा दो ताकि तुम डिटेक्टिव एजेंसी से भी बेहतर कर सको। जून ह्युक ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है। ये सुन सीओब ने हंसते हुए कहा कि अब हम हर कीमत पे डिटेक्टिव एजेंसी को पछाड़ कर ही रहेंगे। ये बात अब मेरे गुरूर पर आ चुकी है। कोई ऐसी फिल्म सेलेक्ट करो जो कि माइजियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जीतने वाली हो। हम उस दोंगचुन को सबक सिखा कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर हमें येन अपनी एजेंसी BW एंटरटेनमेंट के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है। वो अपने फोन में कुछ कर रही होती है। वो चैट के जरिए मानवू से पिछले दिन मीटिंग के दौरान आई कॉल के बारे में पूछ रही थी, जिसमें उन्होंने वुजीन का नाम लिया था। सामने से मानवू ने उसे बताया कि वुजीन दोंगचुन की लिखी हुई फिल्म में काम करना चाहता है। ये जान येन सरप्राइज्ड हो गई। मानवू ने आगे पूछा कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? क्या मैं तुम्हें उस डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट भेज दूं? येन ने उसे तुरंत ही हाँ में जवाब दिया। फिर वो सोचने लगी कि वुजीन प्रोफाइलर हारियांग जैसे बड़े प्रोडक्शन में काम मिलने के बाद भी शॉर्ट फिल्म करना क्यों चाहता है। मैं ये देखना चाहती हूँ। मैं उस शॉर्ट फिल्म में वुजीन की एक्टिंग देखना चाहती हूँ। आखिर मैं वुजीन की तरह एक्टिंग कैसे कर पाऊंगी? मुझे पूरा यकीन है कि इंडस्ट्री में नाम बनते ही वो बाकी के सारे टॉप एक्टर्स को अपनी परछाई से ढक देगा। उसमें मैं भी शामिल होंगी। इतना सोच येन नर्वस हो गई। फिर उसने गहरी सांस छोड़कर कहा कि मैं पुशबैक होना नहीं चाहती। इतना सोच वो दरवाजा खोल एजेंसी के ऑफिस में चली गई। उसे देख वहां बैठे बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें कांटेक्ट करने ही वाला था। तभी सामने से येन बोलने लगी कि मैं तुमसे कुछ फेवर मांगना चाहती हूँ। एक डिटेक्टिव एजेंसी नाम की शॉर्ट फिल्म है, क्या तुम उसकी अभी की सिचुएशन पता लगा सकते हो? ये सुन उस बंदे ने पूछा कि भला तुम अचानक से ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? क्या तुम प्रोफाइलर हारियांग में स्टार होने के बाद भी एक शॉर्ट फिल्म करने की सोच रही हो? दरअसल ये बंदा येन की एजेंसी BW एंटरटेनमेंट का CEO होता है और इसका नाम चोई सियोंग है। येन ने उसकी बात टालते हुए कहा कि मैं बस थोड़ा क्यूरियस थी। ये देख चोई उछलते हुए बोलने लगा कि इसका मतलब तुम वाकई में इंटरेस्टेड हो। फिर उसने अपना सिर पीटते हुए कहा कि जब भी तुम किसी चीज में इंटरेस्टेड होती हो तुम उसमें काम करके ही रहती हो। तो अब तुम मुझसे ये चाहती हो कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म की अभी की सिचुएशन पता लगाऊं, राइट? योन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मुझे उसकी छोटी से छोटी डिटेल्स भी चाहिए। चोई ने उसे बताया कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हुई तो ये करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। योन ने उसकी बात नकारते हुए कहा कि अगर इस स्क्रिप्ट को PD मानवू ने मेंशन किया है तो उसमें जरूर कोई बात होगी। तुम्हें वो PD दोंगचुन तो याद ही होंगे, राइट? ये डिटेक्टिव एजेंसी उन्हीं का काम है। चोई ने पूछा कि क्या तुम उसी बंदे की बात कर रही हो जो मूवीज बनाने का डिसाइड कर गायब हो गया था? अगर PD मानवू इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें जरूर कोई बात होगी। फिर चोई ने हंसते हुए पूछा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? ये सुन योन इरिटेट होकर बोलने लगी कि तेरी रोजी रोटी मैं ही चलाती हूँ। सामने से चोई ने कहा कि ये सब तुमने अकेले नहीं किया। चलो एक काम करते हैं, मैं इस कंडीशन पे तुम्हारी उस छोड़ी हुई शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट को वापस से रिन्यू कर दूंगा कि वो लोग तुम जिस मैनेजर को हेट करती हो उसे रिप्लेस कर दें। ये सुन योन फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगी कि एक एजेंसी के CEO होकर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चोई ने कहा कि तुम हो ही इतनी अनप्रेडिक्टेबल कि मुझे ये सब करना पड़ता है। योन ने भी उसके आर्गुमेंट से हार मानते हुए कहा कि ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसका मैनेजर रिप्लेस हो चुका हो। चो ने भी उसे हाँ में जवाब दिया और आगे पूछा कि वैसे तुम अचानक से इस डिटेक्टिव एजेंसी में इतना इंटरेस्टेड कैसे हो गई? ये पीडी मानवू की वजह से तो नहीं हो सकता? योन भी अपने पकड़े जाने पर चौंक गई। फिर उसने बताया कि एक वुजीन नाम का बंदा है। सामने से चोई ने पूछा कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये सुन योन भड़कते हुए बोलने लगी कि क्या तुम पागल हो? वो एक एक्टर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो बंदा एक इनक्रेडिबल एक्टर है। इसके बाद योन चोई को वुजीन के बारे में सब एक्सप्लेन करने लगी। थोड़ी देर बाद चोई ने हैरान होते हुए पूछा कि क्या राइटर यूनमी उस वुजीन को कास्ट करने के लिए उस हद तक गई? वो तो टॉप स्टार्स को भी भाव नहीं देती, तो फिर वो इतना डेस्परेट क्यों थी? योन ने बताया कि वो सिर्फ एक्टिंग का ही नहीं सोचती, वो उस रोल को परफेक्ट बनाने के लिए ऑब्सेस्ड है। तभी चोई पूछने लगा कि तो इसका मतलब तुम सिर्फ वुजीन की एक्टिंग में ही इंटरेस्टेड हो, तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? ये सुन योन बहाना बनाने लगी। चोई ने कहा कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करो, तुमने अब तक डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, राइट? ये सुन योन उसे कोई जवाब नहीं दे पाई। फिर उसने सोचा कि चलो सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। इतना सोच वो चोई से पूछने लगी कि वैसे आपके पास कितने पैसे हैं? चोई ने पूछा कि तुम अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो, क्या तुम बात बदलने की कोशिश कर रही हो? तभी योन ने उससे पूछा कि हमारे पास इनफ पैसे तो है ना, अगर ना हो तो थोड़ी तैयार कर लेना। किसी नए बंदे को साइनिंग बोनस देना थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, लेकिन व्यूजीन के स्पेशल केस को ध्यान में रखा जाए तो यही ठीक रहेगा। आपको भी एक मैनेजर के तौर पे व्यूजीन के साथ रहकर उसका ध्यान रखना होगा। चोई उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। योन अभी भी डिटरमिन्ड होकर बोल रही थी कि स्क्रिप्ट रीडिंग कंप्लीट होने के बाद कोई और उसे छीन कर ले जाएगा। योन व्यूजीन को अपनी एजेंसी में लेने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड थी। ये देख चोई मन ही मन बोलने लगा कि मुझे योन के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किए हुए 10 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन मैंने इसे इतना परेशान पहले कभी भी नहीं देखा।
इसका मतलब है कि उस व्यूजीन नाम के एक्टर ने वाकई में योन का अटेंशन पाया है। क्या ये इसकी इंस्टिंक्ट है या एम्बिशन, या फिर इसका एक्टिंग में पीछे छूट जाने का डर? आखिर ये व्यूजीन कैसा एक्टर होगा? अब तो मैं भी क्यूरियस हो रहा हूँ। ये सब सोचते हुए उसने अपना फोन उठाकर योन से कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करो। सबसे पहले मैं डिटेक्टिव एजेंसी की थोड़ी हिस्ट्री पता लगाऊंगा। मैं ये काम अपने कनेक्शंस की मदद से जल्द ही निपटा लूंगा। इतना बोल वो अपने फोन पे कुछ करने लगा। थोड़ी देर बाद चोई अपना फोन देखते हुए सरप्राइज हो गया। ये देख योन ने पूछा कि क्या हुआ। चोई ने बताया कि वैसे तो इस प्रोजेक्ट में GGO एंटरटेनमेंट का झुंग ह्यूक और कुछ और नौसिखिए काम करने वाले थे, लेकिन दोंगचुन ने सब कुछ कैंसिल कर दिया। इससे अब GGO एंटरटेनमेंट नाराज हो चुका है और बाकी के इंडिपेंडेंट और शॉर्ट फिल्म कंपनीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। योन को समझ नहीं आया कि इन्फ्लुएंस से चोई का क्या मतलब है। चोई ने उसे बताया कि वैसे तो इन्वेस्टमेंट भी GGO एंटरटेनमेंट ही संभालने वाला था, इसलिए बिना फंडिंग के इस शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। योन भी ये सुन सोच में पड़ गई। फिर उसने चोई को देख मुस्कुराते हुए पूछा कि वैसे तुम हमारी BW एंटरटेनमेंट एजेंसी से इन्वेस्टिंग शुरू करने की भी सोच ही रहे थे ना। इसके बाद सीन किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग पे शिफ्ट होता है। मानवू ने दरवाजा खोलते हुए वूजीन को वेलकम किया। फिर वो उससे बोलने लगा कि तुम मेरे अचानक से ऐसे बुलाने पर थोड़े सरप्राइज हो गए होंगे। दरअसल मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तभी अंदर बैठी हुई यूनमी भी वूजीन को वेलकम करने लगी। वूजीन को समझ नहीं आ रहा था कि ये एक स्टूडियो है या अपार्टमेंट बिल्डिंग। उसे कंफ्यूज देख मानवू बोलने लगा कि तुम राइटर यूनमी के स्टूडियो में पहली बार आए हो, राइट? बेसिकली ये एक रेगुलर अपार्टमेंट जैसा ही है। अब मुद्दे की बात पर आने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ वूजीन। तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट कहाँ से मिली थी? वूजीन को समझ नहीं आया कि मानवू अचानक से इस बारे में क्यों पूछ रहा है। तभी उसे याद आया कि दोंगचुन और मानवू तो दोस्त हैं। उसने मन ही मन सोचा कि डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, लेकिन मुझे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मैं इन्हें बस ऊपर ऊपर से बता दूंगा। इतना सोच उसने मानवू को बताया कि वो स्क्रिप्ट मुझे अपने एक पहचान के बंदे से मिली थी। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? वूजीन ऐसा दिखा रहा था कि ये कोई बड़ा सीक्रेट हो। सामने से मानवू ने कहा कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं बस इस बारे में क्यूरियस हूँ कि तुमने इस वक्त डिटेक्टिव एजेंसी को क्यों चूज किया। हम अभी भी अपने ड्रामा पर काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि तुम अलग से किसी शॉर्ट फिल्म में भी काम करना चाहते हो। ये सुन वुजीन ने पूछा कि क्या ये इतना ज्यादा सरप्राइजिंग है? मानवू ने उसे बताया कि देखा जाए तो एक हिसाब से ये गैम्बल है। इस शॉर्ट फिल्म की अभी की सिचुएशन उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपना मन बना लिया है। वुजीन ने मन ही मन सोचा कि असिस्टेंट मैनेजर पार्ट का रोल B ग्रेड का है। अभी के लिए मुझे कूल रहते हुए जवाब देना चाहिए। इतना सोच उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी को मैंने सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट के चलते ही चूज किया है। मानवू और यूनमी दोनों ही ये सुनकर सरप्राइज हो गए। वहीं वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि ये एकदम सॉलिड आंसर था। क्या मैं एक जीनियस हूँ? तभी मानवू बोलने लगा कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या इस लड़के को पता भी है कि ये क्या बोल रहा है। इंस्टिंक्ट को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स को पहचानने की एबिलिटी होती है। एक एक्टर के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स को पहचानने की एबिलिटी बहुत ही जरूरी होती है। ये एक ऐसा टैलेंट है जो जन्म के साथ ही मिलता है। ये टैलेंट काफी कम एक्टर्स के पास ही होता है। अगर इसकी बात सच निकली और डिटेक्टिव एजेंसी वाकई में सक्सीड कर गई, तो इसका मतलब होगा कि व्यूजीन न सिर्फ एक एक्सेप्शनल एक्टर है, बल्कि ऊपर से उसके पास बहुत ही शार्प इंस्टिंक्ट्स भी हैं। फिर उसने वुजीन से पूछा कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि डिटेक्टिव एजेंसी हिट होने वाली है? वहीं वुजीन को समझ नहीं आ रहा था कि मानवू इतना हैरान क्यों हो गया। इंस्टिंक्ट तो एक कॉमन वर्ड है ना। इतना सोच उसने मानवू को बताया कि हाँ, मुझे लगता है कि डिटेक्टिव एजेंसी हिट होने वाली है। मानवू को समझ नहीं आ रहा था कि व्यूजीन इस बात पे इतना श्योर कैसे है। यूनमी ने भी व्यूजीन से पूछा कि ये थोड़ा रेकलेस नहीं हो जाएगा? तुम्हारे लिए ये वक्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुन यूजीन ने बेफिक्र होते हुए पूछा कि अच्छा ऐसा है क्या? यूनमी भी उसे इतना शांत देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा कि दुनिया में इसके जैसा कोई और एक्टर हो ही नहीं सकता। वहीं मानवू अभी भी सोच रहा था कि जनरली अगर कोई एक्टर प्रोफाइलर हारियांग जैसे बड़े प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे तो उसके बाद वो किसी और प्रोजेक्ट को चूज करने से पहले थोड़ा वक्त लेते हैं। लेकिन व्यूजीन ने एक ऐसी शॉर्ट फिल्म को चूज कर लिया जिसे हर कोई इग्नोर करता है। अगर डिटेक्टिव एजेंसी वाकई में हिट हो गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वुजीन एक ग्रेट एक्टर बनकर उभरेगा। इसके पास इतनी खतरनाक एक्टिंग स्किल्स के साथ ही अलग ही लेवल की क्वालिटी, कॉन्फिडेंस और इंस्टिंक्ट भी है। इतना सोच वो हंसते हुए वुजीन से बोलने लगा कि लगता है जब मैं खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू करूं तब मुझे तुमसे कंसल्ट करना चाहिए। फिर यूनमी ने वुजीन से पूछा कि वैसे तुम्हारा प्रोफाइलर हारियांग के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो इसे तुमने चूज नहीं किया बल्कि हम ही तुम्हें लाए हैं। ये सुन वुजीन ने पूछा कि लेकिन अगर तुम दोनों इसमें काम कर रहे हो तो ये हिट होकर ही रहेगा ना? यूनमी बोलने लगी कि ड्रामा बहुत ही रिस्की होते हैं। ऐसे कई सारे ड्रामाज हैं जो टॉप एक्टर्स के होने के बावजूद भी फेल हो गए हों। वुजीन ने मन ही मन सोचा कि सब स्पेस के हिसाब से तो इसकी स्क्रिप्ट A ग्रेड की थी। इतना सोच उसने कहा कि मुझे लगता है ये ड्रामा भी हिट होने वाला है। ये सुन यूनमी खुश होकर सोचने लगी कि अब मैं समझी कि लोग रिलीजन में इतना क्यों मानते हैं। मानवू ने उसे शांत करवाते हुए कहा कि चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये सुन यूनमी ने एक बुक निकालते हुए वुजीन को बताया कि हमने तुम्हें यहाँ ऑफिशियल स्क्रिप्ट बुक का पार्ट 1 देने के लिए बुलाया है। बाकी के पार्ट 2 से लेकर 4 तक की स्क्रिप्ट बुक्स भी हम उनके बनते ही तुम्हें भिजवा देंगे। तुम्हारी एक्टिंग की वजह से मुझे और भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है। इस स्क्रिप्ट को फिर से रिवाइज किया गया है, इसलिए प्लीज इसे एक बार फिर से पढ़ लेना। वुजीन ने भी उससे स्क्रिप्ट लेते हुए ठीक है कहा। मानवू ने वुजीन को बताया कि स्क्रिप्ट रीडिंग मेंबरशिप ट्रेनिंग के दौरान की जाएगी। ये सुन वुजीन सरप्राइज्ड हो गया।
उसने सोचा कि स्क्रिप्ट रीडिंग एक प्रोसेस होती है जहां एक्टर्स शूटिंग से पहले एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, लेकिन मेंबरशिप ट्रेनिंग क्यों? इतना सोच उसने मानवू से पूछा कि क्या इसे मेंबरशिप ट्रेनिंग के तौर पे किया जाएगा। मानवू ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वैसे तो स्क्रिप्ट रीडिंग में सब लोग एक रूम में इकट्ठा होकर डिस्कस करते हैं, लेकिन जब कुछ बार एक्टर्स और स्टाफ ज्यादा हो तो हम इसे मेंबरशिप ट्रेनिंग के तौर पे भी करते हैं ताकि सब लोग एक दूसरे से घुल मिल सके। वैसे स्क्रिप्ट रीडिंग तो बस दिखावा है, वहाँ सारे एक्टर्स और स्टाफ के लोग मिलकर मस्ती और खेल वगैरह ही करेंगे। ये सुन वुजीन अंदर ही अंदर टॉप सेलिब्रिटीज के साथ खेलने की बात सुनकर काफी एक्साइटेड हो गया। वो योन के बारे में सोच मन ही मन हंसते हुए बोलने लगा कि मेरी जिंदगी अब बहुत ही ऊपर उठ चुकी है। लेकिन हमेशा की तरह वुजीन ने अपनी खुशी चेहरे पे जाहिर नहीं होने दी। मानवू ने आगे बताया कि इसकी शुरुआत इस शनिवार 7 मार्च से लेकर 8 मार्च तक होंगी। ये टोटल 2 दिन और 1 रात का होगा। क्या तुम हमें ज्वाइन कर पाओगे? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन मानवू ने कहा कि बढ़िया, हम लोग इसमें पार्ट 2 तक की स्क्रिप्ट रीडिंग करेंगे, इसलिए तुम्हें आने से पहले उतनी स्क्रिप्ट जान लेनी होगी। हालांकि मुझे यकीन है कि तुम अच्छा ही करोगे। तभी वुजीन का फोन बजने लगा। ये कॉल दोंगचुन का होता है। वुजीन ने मानवू से एक्सक्यूज मी कहा। मानवू ने भी उसे कहा कि अगर कॉल अर्जेंट हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सुन वुजीन ने कॉल उठाकर हेलो कहा। सामने से दोंगचुन ने पूछा कि वुजीन, क्या हम अगले दिन सुबह मिल सकते हैं? मैं तुमसे डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, तुम प्लीज वहां आ जाना। वुजीन ने भी हाँ में जवाब देते हुए कहा कि ठीक है डायरेक्टर। वहीं मानवू डायरेक्टर सुन सोचने लगा कि ये पक्का दोंगचुन का कॉल होगा। फिर वुजीन के कॉल रखने के बाद मानवू ने पूछा कि वैसे डिटेक्टिव एजेंसी की कास्टिंग भी पूरी हो गई होगी, राइट? वैसे उसकी स्क्रिप्ट रीडिंग कब होने वाली है? वुजीन को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने मानवू को बताया कि अभी के लिए तो डिटेक्टिव एजेंसी में मेरे अलावा और कोई भी कास्ट नहीं हुआ है। ये सुन मानवू हैरान हो गया। उससे वुजीन की बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचने लगा कि क्या योन ने अब तक इनसे कांटेक्ट नहीं किया? मुझे तो लगा था वो डिटेक्टिव एजेंसी में इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा है तो मुझे उसके लिए भी ये अरेंज करना होगा। इतना सोच उसने वुजीन से पूछा कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम दोंगचुन से कब और कहाँ मिलने वाले हो? फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वुजीन दोंगचुन की बताई हुई जगह पे पहुंच चुका था। दोंगचुन ने उसे वहां बैठने को बोलते हुए बताया कि मैंने ये जगह जल्दबाजी में बोरो की है, लेकिन ये उतनी भी ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है, राइट? वुजीन ने कहा कि हाँ, कोई बात नहीं। फिर दोंगचुन ने मुद्दे की बात पर आते हुए बताया कि मैंने फिल्म कंपनीज और इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं था, और ऊपर से जीजीओ एंटरटेनमेंट की वजह से मेरे लिए इन्वेस्टमेंट पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। दोंगचुन दुखी होकर आगे बोलने लगा कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा दिलाया था कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन अभी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है। वुजीन ने उसे देख सोचा कि इसकी हालत वैसी ही है जैसी मेरी जॉब करते वक्त थी। मेरा काम भी जब 6 बार रिजेक्ट हुआ था तब मेरी हालत भी ऐसी ही थी। इतना सोच उसने दोंगचुन से पूछा कि क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ? दोंगचुन ने उससे कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम अभी प्लीज सिर्फ एक्टिंग पे ही फोकस करो। मैं कुछ भी करके इन्वेस्टमेंट ले ही आऊंगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि हमें डिटेक्टिव एजेंसी के कुछ सीन कम कर देने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से हमारे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सुन वुजीन ने पूछा कि लेकिन क्या ऐसा करने से उसकी क्वालिटी भी कम नहीं हो जाएगी? दोंगचुन ने उदास होकर उससे माफी मांगी और कहा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। वो परेशान होकर मन ही मन सोचने लगा कि क्या डिटेक्टिव एजेंसी कभी प्रोड्यूस हो भी पाएगी? तभी वहां पर कोई आ गया। योन ने अपना मास्क उतारते हुए दोंगचुन से कहा कि अब तो तुम पीडी से डायरेक्टर बन चुके हो। फिर उसने हंसते हुए कहा कि डायरेक्टर, मैं आपकी शॉर्ट फिल्म डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना चाहती हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ, राइट? दोंगचुन योन की बात सुनकर भौचक्का रह गया। वहीं वुजीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर इसके जैसी टॉप एक्ट्रेस अचानक से एक शॉर्ट फिल्म में काम करना क्यों ही चाहेगी। तभी योन ने वुजीन के चेहरे पे कोई रिएक्शन ना देख पूछा कि क्या तुम सरप्राइज नहीं हो? क्या तुमने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी में काम करने आऊंगी? वुजीन ने मन ही मन उसे ना में जवाब देते हुए कहा कि मैं अभी पूरी तरह से हैरान हूँ, लेकिन अभी मुझे अपना कंपोजर बनाए रखना होगा। इतना सोच उसने धीमी आवाज में योन से कहा कि मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। ये सुन योन बोलने लगी कि तुम बहुत ही फनी हो। तुम सरप्राइज होने की बात बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। वुजीन ने सोचा कि लेकिन आखिर योन को इस बारे में कैसे पता चला? क्या ये काम पीडी मानवू ने किया होगा? इतना सोच उसने योन से पूछा कि क्या इसके बारे में तुम्हें पीडी मानवू ने बताया? योन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि वैसे भी मैं तुम्हें कांटेक्ट करने ही वाली थी, लेकिन तभी पीडी मानवू ने मुझे इस बारे में बता दिया। वुजीन ने आगे पूछा कि तो क्या इसका मतलब तुम वाकई में डिटेक्टिव एजेंसी में काम करने वाली हो? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? योन ने थोड़ा चिढ़ते हुए बताया कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। भले ही मेरा चेहरा ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं एकदम सीरियस हूँ। वुजीन को तो उसका चेहरा हर एक्सप्रेशन में एक गॉडेस जैसा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर योन के इसमें पार्ट लेने से बहुत ही ग्रेटफुल था, लेकिन उसने हमेशा की तरह सीरियस एक्ट करते हुए कहा कि तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योन भी हंसते हुए इसके लिए मान गई। तभी दोंगचुन योन से पूछने लगा कि क्या तुम वाकई में डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना चाहती हो? आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे लिए इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। योन ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि हाँ, मैं सही में ये करना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ सिनेरियोज भी पढ़ लिए हैं। अगर आपको ठीक लगे तो मैं वो वाइफ वाला रोल प्ले करना चाहती हूँ। ये सुन दोंगचुन ने उसे बताया कि वाइफ का रोल सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल ही है, और डिटेक्टिव एजेंसी एक शॉर्ट फिल्म है जिसे माइजी एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में एग्जिबिट किया जाएगा।
और ऊपर से मेरे लिए तुम्हारी अपीयरेंस फी दे पाना भी नामुमकिन है। तभी योन ने एक कार्ड बाहर निकालते हुए बताया कि मुझे ये सब पता है, लेकिन तुम इन्वेस्टर्स की चिंता मत करो। तुम बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट के सीईओ चोई को तो जानते ही होंगे, राइट? दोंगचुन ने कहा कि हाँ, मैं उन्हें जानता तो हूँ, लेकिन क्या वो इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे? योन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि अगर तुम सीईओ को कांटेक्ट करोगे तो तुम्हें जल्द ही डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो फिल्म के पब्लिश होने तक मेरी इसमें अपीयर होने की बात को सीक्रेट रखना। दोंगचुन ने उसकी बात से एग्री कर लिया। ये सुन योन ने कहा कि तो फिर चलो, बाद में मिलते हैं, अभी मुझे अपने अगले स्केड्यूल पे जाना है। फिर उसने वुजीन की ओर देखते हुए पूछा कि वैसे तुमने डिटेक्टिव एजेंसी को चूज क्यों किया? वुजीन ने मन ही मन सोचा कि ये फिर से सेम सवाल है, इसलिए मैं सेम आंसर ही दूंगा। इतना सोच उसने बताया कि ये मैंने अपनी इंस्टिंक्ट के चलते किया है। ये सुन योन बोलने लगी कि ये बहुत ही रिडिकुलस है। क्या तुम्हें पता है तुम कितने अजीब हो? वुजीन ने उसे ना में जवाब दिया। फिर योन ने हंसते हुए कहा कि वो तो मैं तुम्हें देखते हुए समझ ही जाऊंगी, मेरे टच में रहना, ठीक है? इतना बोल योन वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद दोंगचुन उछलते हुए पूछने लगा कि आखिर अभी अभी यहाँ हुआ क्या? वुजीन, क्या तुम्हें वाकई में इस बारे में कुछ नहीं पता? वुजीन भी उतना ही कंफ्यूज था। वो अंदर ही अंदर योन के एक दोस्त की तरह टच में रहने की बात याद कर खुश हुए जा रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है। वुजीन अपने घर बेड पे लेटा हुआ बोल रहा था कि ये दिन तो बहुत ही क्रेजी था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं और योन एक साथ 2 प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे? जब यंगदे को इस बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। फिर उसने उठते हुए एक बुक पकड़कर कहा कि मैं काफी मोटिवेटेड हूँ और ऐसे सो नहीं सकता। मुझे प्रोफाइलर हार्यांग के सारे रोल्स पढ़ लेने चाहिए। इतना डिसाइड कर उसने उस ब्लैक स्क्वायर को टच कर दिया। ऐसा करते ही वो वापस से उस सब स्पेस में पहुंच गया। उसने सोचा कि अगर प्रोफाइलर हार्यांग की स्क्रिप्ट अपडेट हो चुकी है तो क्या मैं पहले वाली डिलीट कर सकता हूँ? उसके ऐसा बोलते ही वो पहले वाली स्क्रिप्ट डिलीट हो गई। वुजीन को ये काफी कन्वीनियंट लगा। फिर उसे पता चला कि ये सब स्पेस एक ड्राफ्ट स्क्रिप्ट और ऑफिशियल स्क्रिप्ट को अलग अलग मानती है। तभी कुछ देखकर वो सरप्राइज हो गया। वो अचानक से स्क्रिप्ट का ग्रेड A+ हुआ देखकर चौंक गया। उसने याद किया कि पहले तो इसका ग्रेड A हुआ करता था। क्या इसका मतलब कि ये इंक्रीज हो गया है? तो इसका मतलब होगा कि ग्रेड A+ ग्रेड A से ऊपर है। तो क्या इसके ऊपर ग्रेड A++ या ग्रेड S भी होता होगा? इसका मतलब कि ग्रेड फिक्स नहीं होते। अगर एक स्क्रिप्ट में किए जाने वाले बहुत सारे प्रोसेस और मॉडिफिकेशंस को ध्यान में रखा जाए तो इस बात का सेंस तो बनता है कि उसकी क्वालिटी इंक्रीज होंगी। अब चूंकि मुझे स्क्रिप्ट के इस पार्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मुझे कुछ इंप्रेसिव चीज पानी होगी ताकि मैं टॉप एक्टर्स के बीच चैड की तरह एक्ट कर सकूं। मैं सारे कैरेक्टर्स को पढ़ लूंगा। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हो रही है। इसके बाद सीन किसी विला पे शिफ्ट होता है। दोंगचुन अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को बता रहा था कि तो फिर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही प्रोसीड करूंगा। सामने से उस बंदे ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम इस विला को किस चीज के लिए यूज करने वाले हो? दोंगचुन ने खुश होते हुए उसे बताया कि मैं इसे एक मूवी की फिल्मिंग लोकेशन के तौर पे यूज करने वाला हूँ। अब इन्वेस्टमेंट का काम निपट चुका है, इसलिए मैं फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। इतना बोल उसने अपना फोन निकालते हुए सोचा कि अब मुझे ये खुशखबरी वुजीन को भी बता देनी चाहिए। तभी उसके दिमाग में कुछ बात आई। उसे याद आया कि आज तो वुजीन की स्क्रिप्ट रीडिंग का दिन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वुजीन कहीं हैरान खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो एक बिल्डिंग के आगे खड़ा सोच रहा था कि क्या यही मेंबरशिप ट्रेनिंग की लोकेशन है? शायद यही लोकेशन होगी, क्योंकि यहाँ काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तभी किसी बंदे ने वुजीन को रोकते हुए पूछा कि क्या तुम भी टीम का हिस्सा हो? अगर तुम आउटसाइडर हो तो तुम अंदर नहीं जा सकते। वुजीन उसके अचानक ऐसे रोकने पर सरप्राइज हो गया। तभी वहां पर यौन आ गई और उसने बताया कि ये प्रोफाइलर हार्यांग का स्टाफ मेंबर है। उस बंदे ने भी यौन को पहचानते हुए अंदर जाने के लिए रास्ता दिखा दिया। यौन ने फुसफुसाते हुए वुजीन से कहा कि हम उनको बाद में सरप्राइज देंगे, इसीलिए अभी ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम कुछ नहीं जानते। और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बाकी लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्या तुम्हारे कपड़े कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल नहीं है? ये सुन वुजीन, जो कि हर रोज की तरह मुंह उठाकर चला आया था, उसने बताया कि मैंने तो बस मॉडेस्ट कपड़े पहने हैं। योन भी उसका मजाक उड़ाते हुए पूछने लगी कि क्या ये कुछ ज्यादा ही प्लेन नहीं हो जाएगा? तुम अभी नौसिखिए हो, इसलिए अब आगे से अपनी इमेज बनाए रखने पे अच्छे से ध्यान देना। ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा। चलो थोड़ी देर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा बेसिक मेकअप कर देती हूँ। वुजीन ये सुन कंफ्यूज हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए। योन व्यूजीन का चेहरा देख बोलने लगी कि अब ये पहले से काफी बेहतर लग रहा है। वहीं व्यूजीन मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये कोई सपना है? मैंने सोचा नहीं था कि किसी दिन यौन मेरा मेकअप करेगी। फिर उसने वहां खड़े स्टाफ मेंबर्स को काम करता देख सोचा कि यहाँ मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा लोग हैं। अब मुझे थोड़ा नर्वस फील होने लगा है। वुजीन अंदर ही अंदर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। वो काफी ज्यादा नर्वस था। तभी कुछ लोग योन से बातें करने लगे। वुजीन पीछे एक इनविजिबल बंदे की तरह खड़ा था। उसने मन ही मन कहा कि चलो अभी के लिए योन के पीछे छिपकर थोड़ा वक्त पा लेता हूँ। मुझे गहरी सांसें लेनी होंगी, मुझे अपने एक्सप्रेशंस को बनाए रखना होगा। तभी उसे योन के साथ बात कर रहे बंदे की आवाज सुनाई दी। वो ये आवाज सुनकर चौंक गया। वो झुंगमीन को देख सोचने लगा कि ये तो काफी हैंडसम है, इसकी वाइब एक अलग ही लेवल पर है। तभी झुंगमीन ने योन से पूछा कि वैसे क्या तुमने उस एक्टर को कहीं देखा है जो असिस्टेंट मैनेजर पार्ट का रोल प्ले करने वाला है? योन ने वुजीन पर हल्की नजर मारते हुए कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। वहीं पीछे खड़ा वुजीन मन ही मन बोल रहा था कि भाई मैं तेरे सामने ही खड़ा हूँ। तभी झुंगमीन ने वुजीन को देखते हुए पूछा कि क्या तुम योन के मैनेजर हो? तुम तो काफी हैंडसम हो और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी खासी है। योन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक मैनेजर के लिए कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है? योन ने भी हंसते हुए कहा कि हमें इसे एक एक्टर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
वहीं वूजिन सोचने लगा कि ये बंदा खुद से ही कंक्लूड क्यों कर रहा है कि मैं कोई मैनेजर होऊंगा। तभी जुंगमीन ने उसके पास आते हुए कहा कि तुम्हें एक्टिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें अपने इतने अच्छे लुक्स को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहीं वूजिन पास से उसका चेहरा देख सोचने लगा कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जुंगमीन उसका बिहेवियर देख बोलने लगा कि इस बंदे की वाइब थोड़ी अलग है। क्या ये नर्वस है? क्या ये नया है? वूजीन ने भी सोचा कि मैं इसका चेहरा निहारते निहारते जवाब देना तो भूल ही गया। इतना सोच वो उसे कुछ जवाब देने जा ही रहा था कि तभी जुंगमीन मानवू और युन्नी को वहां आया देख भागते हुए उनके पास जाने लगा। खुद को ऐसे इग्नोर किए जाने पर वूजीन का चेहरा फीका पड़ गया। तभी योन ने अपने पीछे एक डेस्क की ओर इशारा करते हुए बताया कि पॉपुलर स्टार असिस्टेंट मैनेजर पार्क का डेस्क वही है, तुम जाओ और वहां बैठ जाओ। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम नर्वस हो, लेकिन फिर भी इंटिमिडेट मत होना। ये सुन वूजीन ने मन ही मन कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। फिर वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। वहीं पीछे झुंगमीन मानवू से पूछ रहा था कि अब तक असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल करने वाला एक्टर यहाँ क्यों नहीं आया, क्या वो नहीं आने वाला? मानवू ने वहां खड़े वूजीन की ओर देखते हुए कहा कि लेकिन वो तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। झुंगमीन को उसकी बात समझ नहीं आई। वो पीछे मुड़कर वूजीन को देखने लगा। उसने सरप्राइज होकर सोचा कि क्या जिस बंदे को मैं योन का मैनेजर समझ रहा था वही असिस्टेंट मैनेजर पार्क का एक्टर है। तभी वूजीन ने भी सबसे हेलो बोलते हुए बताया कि मेरा नाम कांग वूजीन है और मैं असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल प्ले करने वाला हूँ। फिर उसने परेशान होते हुए सोचा कि सब लोग अचानक से मुझे घूरने लगे, इसलिए मैंने ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। क्या मैंने सही तो किया ना? वहीं वहां खड़े बाकी लोग व्यूजीन को देख आपस में बातें करने लगे। इससे व्यूजीन काफी नर्वस हो रहा था। तभी मानवू ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बताया कि जिस असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल प्ले करने वाले एक्टर के लिए तुम लोग इतना क्यूरियस थे वो कांग वूजीन ही है। क्या तुम लोगों ने उसे हेलो कहा? हम लोग रीडिंग के वक्त डिटेल में इंट्रोडक्शन भी करेंगे, तो चलो सब लोग स्क्रिप्ट का पहला पार्ट ओपन करो। ये सुन सारे लोगों ने हाँ में जवाब दिया। तभी झुंगमीन ने मानवू से पूछा कि लेकिन डायरेक्टर, आप तो यूजुअली अनजान और नौसिखियों को कास्ट नहीं करते ना? उस वूजीन को देखकर तो लगता है कि वो थोड़ा स्टिफ है, इससे उसकी एक्टिंग थोड़ी फीकी लग सकती है। मानवू ने हंसते हुए उसे कहा कि ये तो तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता लग जाएगा, अभी के लिए जाओ और अपनी जगह ले लो। जुंगमीन भी हाँ बोलते हुए वहां से जाने लगा। मानवू ने मन ही मन सोचा कि एज एक्सपेक्टेड सारे लोगों के मन में वूजीन को लेकर काफी सारे सवाल हैं। अब वूजीन को भी उन्हें अपना टैलेंट दिखाना ही होगा। इसके बाद सब लोग टेबल पे इकट्ठा हो गए। मानवू ने कहा कि तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला सीन, सुबह के वक्त पहाड़ों में पुलिस ऑफिसर्स पूरे जंगल में अपनी पोजीशन ले रहे हैं। प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा 2010 के वक्त में सेट है। इसके टोटल 4 एपिसोड्स हैं। इसमें से पहले एपिसोड में असिस्टेंट पार्क का एक मेजर रोल है। सबसे पहले सीन की शुरुआत पहाड़ पे किसी अधेड़ उम्र के बंदे की लाश मिलने से होती है। जुंगमीन ने स्क्रिप्ट के मुताबिक बॉडी देखकर कहा कि इस लाश की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। मैंने अभी अभी नाश्ता किया था। स्क्रिप्ट के मुताबिक मेन कैरेक्टर यूजी ह्यूंग एक जीनियस है जो कि बेफिक्र होकर जिंदगी जीता है। इसके बाद आती है फीमेल लीड ज्यूंग योन ही, जो कि एक पैशनेट डिटेक्टिव है। योन ने भी अपनी लाइंस पढ़ते हुए ह्यूंग को देख कहा कि अब ये जीनियस यहाँ क्यों आ गया, क्या कोई और नहीं था? ये सुन ह्यूंग ने कहा कि वैसे भी देश में ज्यादा प्रोफाइलर्स नहीं है। वैसे डेथ का एस्टिमेटेड टाइम क्या है? उसके पास बैठे बंदे ने अपनी लाइन बोलते हुए कहा कि लगता है पिछले 12 घंटे। वहीं वूजीन उनकी स्क्रिप्ट रीडिंग देख सोचने लगा कि भले ही ये सिर्फ रीडिंग हो, लेकिन इसकी इंटेंसिटी वाकई में स्ट्रांग है। इतना सोच वो बाकी लोगों की परफॉर्मेंस देखने लगा। उसने एक लड़के और लड़की को देख सोचा कि अभी अभी इन्होंने जिस तरह से ये लाइंस डिलीवर की वो थोड़ा कैजुअल थी। यहाँ पर कैरेक्टर डेस्परेट है, इसलिए डायलॉग पे थोड़ा और एम्फसाइज करना चाहिए था। तो फिर इसने इतनी फीकी डिलीवरी क्यों की? जब मैंने इसे एक्सपीरियंस किया था तब तो ऐसा नहीं था। तभी मानवू ने उस डायलॉग बोलने वाले एक्टर को ताइसान नाम से बुलाते हुए कहा कि लाइन पे थोड़ा और एम्फेसिस डालो। युनमी ने भी उससे पूछा कि तुमने कैरेक्टर को सही से एनालाइज तो किया है ना? तुम्हारी एनर्जी थोड़ी कम लग रही है। उनकी बातें सुन वूजीन ने सोचा कि तो इसका मतलब मैं सही था, उस एक्टर की परफॉर्मेंस में ही गलती थी। फीमेल रोल्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी रोल्स मैंने पढ़े थे वो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो इन बाकी के एक्टर्स की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर किया जा सकता है। ये रीडिंग तो वाकई में एंजॉयबल है। तभी आगे जुंगमीन ने अपने कैरेक्टर ह्यूंग की लाइन बोलते हुए कहा कि इस लाश पे रेड नेल पॉलिश है, ऊपर के कपड़े निकाले जा चुके हैं और मर्डर वेपन भी यहाँ मौजूद है। अगर मुझे ठीक से याद है तो पास्ट में भी कुछ ऐसे ही अनसॉल्व केस हुए थे जिसमें सेम यही मेथड यूज की गई थी। ये उसी सीरियल किलर जैसा है जिसने पास्ट में 5 लाशें छोड़ी थी। वो इंसिडेंट 2004 में हुआ था और कल्प्रिट गायब हो गया था, लेकिन लगता है कि 6 साल बाद अब वो वापस आ चुका है। मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन इसका स्किल सेट भी उस पास्ट के किलर से ही मैच करता है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई फ्लैशी कमबैक हो। तभी मानवू ने अनाउंस किया कि ह्यूंग का सीन पूरा हो चुका है। फिर उसने व्यूजीन से कहा कि तुम्हारा सबसे पहला अपीयरेंस एक सोलो परफॉर्मेंस होगा जिसमें कोई भी पार्टनर नहीं होगा। बस इसे थोड़ा मॉडरेटली प्ले करने की कोशिश करो ताकि हम स्क्रिप्ट रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर पाए। वूजी ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मॉडरेट से इनका क्या मतलब? क्या मैं अपने एक्सप्रेशन आधे कर दूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं बस अपनी मूवमेंट कम करके अपने एक्सप्रेशन अच्छे से दिखाऊंगा। मैंने इस रीडिंग को सब स्पेस में दर्जनों बार एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने इसे पूरी तरह से समझकर अब्सॉर्ब कर लिया है। अब मैं असिस्टेंट पार्ट बन चुका हूँ। तभी वूजीन की आंखों में एक अलग ही लुक आ गया। वो असिस्टेंट पार्ट की तरह एक्ट करते हुए एक अलग ही ऑरा के साथ हंसने लगा। तभी उसने अपनी नजर दाईं ओर की।
वहां बैठे मानवू ने मन ही मन कहा कि अब इस मॉन्स्टर की एक्टिंग शुरू होने वाली है। फिर वुजीन ने अपनी नजर बाईं ओर घुमाई। ये देख वहां बैठी योन डरते हुए सोचने लगी कि इसकी एक्टिंग की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले अचानक से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है। तभी वुजीन अपने ठीक सामने देखने लगा। वहां बैठा जुंगमीन भी ये देख थोड़ा नर्वस हो गया। तभी वुजीन एकदम ईवल तरीके से हंसने लगा। उसने ईवल स्माइल देते हुए कहा कि तो तू यहाँ था कमीने। वहीं झुंगमीन उसकी एक्टिंग देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। वो परेशान होते हुए सोचने लगा कि ये लोग इसे मॉडरेट कैसे बोल सकते हैं। इस एक्टिंग में मॉडरेट जैसी चीज क्या है? आखिर ये बंदा है कौन? कोई भी अपने इमोशंस ऐसे पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? इस लेवल की एक्टिंग करने के लिए इसने कितना एनालिसिस और प्रैक्टिस किया होगा? क्या सिर्फ प्रैक्टिस करके ऐसी एक्टिंग कर पाना पॉसिबल भी है? अभी तो मैं इसे एक एक्टर भी नहीं कह सकता। अभी ये खुद मैनेजर पार्क बन चुका है, एक ऐसा सोशियोपाथ जिसकी नजर में ही प्लेजर है। तभी वुजीन अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए बोलने लगा कि तुम बहुत ही क्यूट और स्क्वाशी हो, मुझे तुम्हें नोचने का मन कर रहा है। तभी मानवू ने अनाउंस किया कि पार्ट 1 ओवर हो चुका है। चलो अब तुरंत ही दूसरे पार्ट पर मूव करते हैं। सबसे पहला सीन है इंट्रोगेशन रूम का। ह्यूंग और मैनेजर पार्क आमने सामने बैठे हुए हैं। जुंगमीन वुजीन को देख सोचने लगा कि ये तो स्क्रिप्ट की ओर देख भी नहीं रहा। क्या इसे स्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी नहीं लगता? वैसे अगर इसकी अभी की एक्टिंग देखी जाए तो इसने स्क्रिप्ट को एकदम पागल की तरह एनालाइज और मेमोराइज कर लिया होगा। इतना सोच उसने स्क्रिप्ट से अपनी लाइन बोलते हुए मैनेजर पार्क से पूछा कि तुमने अभी अभी कन्फेस कर दिया, राइट? तुमने कन्फेस करने के लिए इतनी परेशानी क्यों झेली? तुम एक फेमस सीरियल किलर हो। अगर तुम छिपना चाहते तो ये केस पूरी जिंदगी के लिए अनसॉल्व ही रहता।